तो फर्स्ट इन टू लर्न अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहा जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1963 और इस डिस्कवरी के लिए 3 साइंटिस्ट को नोबेल भी मिला था, स्मिथ, आर्बर एंड नाथन। एंड ये डिस्कवरी कौन सा बैक्टीरिया से हुआ था? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी हुआ था एशेरिकिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया से। ठीक है, अच्छा, तो कैसे एक्चुअली उन लोगों ने ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए? ओके, सो दे फाउंड टू काउंटर द वायरल अटैक ई कोलाई हैव टू एंजाइम। ई कोलाई को कौन अटैक करता है? ई कोलाई को एक वायरस अटैक करता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो ये फाज वायरस ई कोलाई को अटैक करता है। अब उस फाज वायरस का अटैक को रोकने के लिए ये 2 एंजाइम यूज करता है। जैसे हम लोग बैक्टीरिया वायरस का अटैक को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, सॉरी एंटीबॉडीज, अपना इम्यून सिस्टम क्या यूज करता है, क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाते हैं। अपने पास दूसरे इम्यून सेल है जैसे कि न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है, नेचुरल किलर सेल है, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। तो ये सारे तामझाम हम लोगों के इम्यून सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। बट बैक्टीरिया क्या इस्तेमाल करते हैं? 2 एंजाइम को यूज करते हैं ये वायरल अटैक को रोकने के लिए। पहला एंजाइम का काम क्या था? मिथाइलेशन ऑफ इट्स ओन डीएनए। ठीक है, खुद के डीएनए को ही मिथाइलेट कर देते हैं। ठीक है, with the help of an enzyme called methyl transferase। तो ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करते हैं? ये मिथाइल ग्रुप को इधर से लेके उधर भेज देते हैं। यानी कि डीएनए के ऊपर जो बेसिस रहता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, तो साइटोसिन जो बेस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, तो बेस का केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा। तो ये वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया तो मिथाइल ट्रांसफरेज का काम क्या होता है? CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना। वो मिथाइल ग्रुप को क्या करते हैं? सेल के अंदर से कहीं से पकड़ के डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक बेस के ऊपर चिपका देते हैं। ठीक है, अब डीएनए के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लग चुका है तो वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया का डीएनए को पहचान नहीं पाते। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार फिर से देख लो। मानो कि ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ठीक है, एक बैक्टीरियोफेज इसको अटैक किए हैं। बैक्टीरियोफेज खुद एंटर नहीं करते हैं। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल को अपना डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते। तो यहाँ पे 2 डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये वायरल डीएनए है। अब वायरल डीएनए मौका देख के क्या करना चाहता है? ये बैक्टीरियल डीएनए के अंदर बैक्टीरियल डीएनए का या बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट बनना चाहता है, ताकि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम को कब्जा कर ले, बैक्टीरियल डीएनए से ये अपना काम करवा सके। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरियल डीएनए को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन से ये बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर घुसेगा। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या है? एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? मिथाइल ट्रांसफरेज। अब मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जैसे देखा कि वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है, तो ये क्या करेगा? ये कहीं से भी पकड़ के मिथाइल ग्रुप पकड़ के लाएगा और मिथाइल ग्रुप को क्या करेगा? डीएनए के ऊपर बैठा देता है। अब डीएनए में जो बेस पेयर था, कौन सा? 4 बेस होता है, नॉट बेस पेयर। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब मानो कि ये साइटोसिन के ऊपर एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप बैठा दिया तो साइटोसिन चेंज हो जाएगा। साइटोसिन अब साइटोसिन नहीं रहा। अब जैसे ही ये
बैक्टीरिया का डीएनए का मेकअप चेंज हो गया, वायरल डीएनए इसको पहचान ही नहीं पाएगा, तो वायरल डीएनए कहाँ से घुसेगा बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर, तो ये तो नाकाम हो गया ना। ओके, इसके बारे में हम लोग को एक्चुअली पढ़ना नहीं है, हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, एक दूसरा एंजाइम मिला दैट कैन क्लीव और कट, जो कटिंग उसी को क्लीविंग बोला जा रहा है, वायरल डीएनए इनटू पीसेस। अब एक दूसरा एंजाइम है, एक दूसरा एंजाइम है, ये एंजाइम जाके क्या करता है, वायरल डीएनए के ऊपर जाके बैठ जाता है और वायरल डीएनए का चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देते हैं, इसको पीस पीस में काट देता है। ठीक है, वायरल डीएनए को छोटे छोटे पीस में काट दिया गया, तो इस डीएनए के अंदर जो जीन था वो खराब हो गया, तो वायरल डीएनए कोई काम का नहीं रहा। ठीक है, ओके, तो ये जो दूसरा जो एंजाइम है इसको बोला गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्यों इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है, ये हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग के कहानी का हीरो कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा ग्रुप से आते हैं, कौन सा क्लास से आते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोलेज ग्रुप से आते हैं, ठीक है, या हाइड्रोलेज क्लास से आते हैं। अब हाइड्रोलेज के अंदर ही एक सर्टेन काइंड ऑफ हाइड्रोलेज को बोला जाता है न्यूक्लियस। हाइड्रोलेज वो एंजाइम होते हैं जो एंजाइम H2O इनकी वाटर का मदद लेके बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं वाटर का मदद लेके। ठीक है, तो उस तरह के एंजाइम को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलेज एंजाइम में एक स्पेसिफिक हाइड्रोलेज कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस याद रखना, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस करना। न्यूक्लिक एसिड कौन है, आरएनए एंड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अब न्यूक्लियस भी दो टाइप का होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को बाहर से काटते हैं, एक्सो मींस आउटसाइड, एंडो मींस इनसाइड। एंडोन्यूक्लियस डीएनए या आरएनए को अंदर से काटते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट इज अ काइंड ऑफ एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस टाइप का एंजाइम है, पहला पहचान है, ये हाइड्रोलेज है। हाइड्रोलेज के अंदर किस टाइप का एंजाइम है, ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में से कौन है, एक्सोन्यूक्लियस है कि एंडोन्यूक्लियस है, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, क्योंकि ये डीएनए को अंदर से काटेगा, डीएनए को ये बाहर से नहीं काटेगा। ये एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से काटते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहा गया है, चलो पता लगाते हैं। ओके, एंडोन्यूक्लियस तो मालूम है। नाउ इट इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए। अब ये एंडोन्यूक्लियस डीएनए के ऊपर आके बैठ जाते हैं। अब ये डीएनए को रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डीएनए को ये रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका रीडिंग का डायरेक्शन होता है 5' to 3'। तो 5' to 3' डायरेक्शन में ये डीएनए को रीड करते हुए आगे बढ़ेगा। अब ये कुछ ढूंढ रहा है, किस चीज को ढूंढ रहा है, दैट कैन रिकॉग्नाइज अ स्पेशल सीक्वेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसको जैसे ही स्पेशल सीक्वेंस मिल गया, इसको जैसे ही स्पेशल सीक्वेंस मिल गया, यानी कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया, तो वहां पे आके ये अपना क्लीविंग या कटिंग एक्टिविटी शो करेगा। अब ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे होता है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोम होता है। अब पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, आगे से, सामने से और पीछे से रीड करोगे तो सेम आएगा। जैसे कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये मलयालम ये वर्ड है, सामने से भी मलयालम, पीछे से भी मलयालम। मैडम, अगर ए में DAM लिखते हैं तो सामने से भी मैडम, पीछे से भी मैडम। डैड, DAD लिखते हैं या DAAD लिखता है तो सामने से भी डैड, पीछे से भी डैड। तो ठीक उसी तरह से एक डीएनए सेगमेंट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो डीएनए सेगमेंट के ऊपर क्या रहता है, बेस पेयर रहता है। अब मानो कि ये वाला बेस पेयर देखो GAATTC, 5' to 3' डायरेक्शन में ये क्या है, GAATTC पर पढ़े हो। अब नीचे इसका एंटी पैरेलल चेन, उसमें भी 5' to 3' डायरेक्शन रहेगा, उसमें भी क्या मिल रहा है,
GAATTC, क्योंकि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा। तो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रहा है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में, तो ऊपर वाला स्ट्रैंड में भी GAATTC पढ़ पा रहे हो, नीचे वाला स्ट्रैंड में भी GAATTC पढ़ पा रहे हो। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकता है नाइट्रोजनस बेसिस का। तो मेरा कहने का मतलब है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड पैलिंड्रोमिक साइट को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर वहां पे उस पैलिंड्रोमिक साइट के एकदम सेंटर में ये कट नहीं लगाते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा सा दाएं या थोड़ा सा बाएं, हाँ, ये अपना क्लीविंग या कटिंग शो करते हैं और डीएनए को काट कर देते हैं और स्टिकी एंड या ब्लंट एंड ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को शॉर्टकट में रेन बताया हूं, रेन लिखा हूं। तो दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इको R1 या हाइन 2, और भी कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, बट यहाँ पे दो एग्जांपल बताया गया है, इको R1 एंड हाइन 2। सी इको R1 कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढ के कट करेगा, GAATTC। हाइंड 2 कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढ के काट कर सकता है, GTTAAC। ठीक है, तो इस तरह का सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखो ये GTTAAC, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ होगा, GTTAAC 5 to 3 डैश डायरेक्शन में। अब नीचे वाला 5 to 3 डायरेक्शन में चेक करो, C for G, A for T, A for T, T for A, T for A, G for C। तो GTTAAC, GTTAAC, ऊपर भी नीचे भी। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इस तरह के सीक्वेंस, इस तरह के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही कहा जाता है, और ये एंडोन्यूक्लियस इस तरह के पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड साइट में ही ये डीएनए को कट करते हैं, राइट। ओके, अब देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉमनली दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या काम करते हैं, ये जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, ये दो काम करते हैं, डुअल फंक्शन। क्या ये मिथाइल ट्रांसफरेंस का भी काम करेगा, मिथाइलेशन भी कर सकता है, और ये कटिंग या क्लीविंग भी कर सकता है। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा काम करने वाला नहीं चाहिए, हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में स्पेसिफिक जो काम बताया गया है वही काम करने वाला चाहिए। तो ये कौन करता है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट कैन ओनली प्रोड्यूस रिकॉग्निशन कट। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वहां पे कट करते हैं और एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। So that's why we use type 2 restriction enzyme in genetic engineering, and these restriction endonuclease enzymes can produce either sticky end cut or blunt end cut। ठीक है, sticky end cut मतलब देखो ये एक डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस के बीचों बीच अगर इधर कट लगा है तो दो इक्वल डीएनए पीस हमको मिल रहा है। तो देखो ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला और ये वाला एंड, ये चार एंड एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इस तरह के कट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड कट। अच्छा, अगर हम लोग कट यहां पे ना लगा के ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और थोड़ा सा राइट साइड में कट लगाते हैं, यानी कि G और A के बीच में इको R1 होगा तो G और A के बीच में ये कट लगाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे कट फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे कट फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से दोनों डीएनए एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएगा। ये एक डीएनए का पीस है, ये डीएनए का सेकेंड फ्रैगमेंट है। अब डीएनए को कट करने के बाद देखो ये वाला एंड, ये वाला एंड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये वाला एंड और ये वाला एंड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, यहाँ पे ओवरहैंगिंग पार्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड बड़ा, एक स्ट्रैंड बड़ा, एक स्ट्रैंड छोटा, यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड छोटा, एक स्ट्रैंड बड़ा। तो इस तरह के कट को बुलाते हैं स्टिकी एंड कट। अब हम लोग कौन सा कट ज्यादा पसंद करते हैं, वी प्रेफर स्टिकी एंड कट फॉर आवर पर्पस, फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों स्टिकी एंड कट को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि स्टिकी एंड कट में देखो
ऑलरेडी यहाँ पे एक स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड जैसा बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब जब ये न्यू डीएनए के साथ इसको चिपकाएंगे तो चिपकाने का काम कौन करता है? लाइगेज एंजाइम करते हैं। ठीक है, देखा गया है कि लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, अगर ये ब्लंट एंड को जोड़ेगा, बेसिकली ये जो कट लगाया गया है मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, ये क्या काटा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड काटा है? नहीं, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काटते हैं डीएनए का? डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है क्या? नहीं, ये डीएनए का सुगर फॉस्फेट बैकबोन को काट करते हैं। यानी कि जो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है, ये जो स्टेप बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये जो रेलिंग बन रहा है ये किस चीज से बनता है? ये सुगर, पेंटोस सुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोस सुगर एंड फॉस्फेट से बनता है। इसको बुलाता है सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ पे कट लगाते हैं? सुगर फॉस्फेट बैकबोन पे कट लगाते हैं। ठीक है, सुगर डिहाइड्रेशन करके सुगर फॉस्फेट बैकबोन को, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को काट करते हैं। बॉन्ड अगर पूछा जाएगा तो ये फॉस्फोएस्टर या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये कट कर रहा है, और डीएनए का पोर्शन कौन सा पोर्शन को काट कर रहा है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन को काट करते हैं। ये कौन सा पार्ट है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन को ये कट करते हैं। तो ठीक उसी तरह से इसका ऑपोजिट एंजाइम कौन है? लाइगेज, जो चिपकाने का काम करेगा दोनों डीएनए को। तो ये जब दोनों डीएनए सेगमेंट को चिपकाएगा तो बेसिकली ये जो कटा हुआ पोर्शन है यानी कि सुगर फॉस्फेट बैकबोन को ही जोड़ेगा ये, मतलब इसको वापस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना है, या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर लिंकेज क्रिएट करना है और फॉस्फोडाइएस्टर फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो अगर ब्लंट एंड को जोड़ने जा रहा है तो देखा गया है कि एक लाइगेज एंजाइम को ज्यादा एटीपी खर्चा करना होता है, और स्टिकी एंड को अगर जोड़ने जाता है तो लाइगेज एंजाइम को कम एटीपी खर्चा करना होता है। तो दैट विल बी precisely easy task for ligase enzyme to paste to sticky end of DNA rather pasting to blunt end। तो इसीलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी जहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल कम होगा, यानी कि लाइगेज को काम करने में आसान कहाँ पे लगेगा? जब दो स्टिकी एंड कट पीस ऑफ डीएनए को जोड़ने के लिए बोला जाएगा। तो दैट्स वाई ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग यूज करते हैं जो ब्लंट एंड नहीं स्टिकी एंड कट प्रोड्यूस करे, राइट? ओके, नाउ फ्यू मोर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है? HIND-2 है। ठीक है, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, अपना कंट्री कौन है? हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान सबसे पहले है। तो HIND-2 या HIND-1 नहीं, हिंद या HIND-2, दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और हबर्ट बॉयर एंड कोहन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए थे दैट इज EcoR1। अच्छा, अभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर व्हाई HIND-2 इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, व्हाई नॉट HIND-1? तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में और कुछ डेटा और कुछ जानकारी हम लोग को चाहिए। देखो, there are more than 900 restriction enzymes are isolated from 230 different strains of bacteria। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टोटल कितना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लैब में अवेलेबल है काम करने के लिए, आइसोलेट किया गया है 900। कितने डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन या वैरायटी से उसको आइसोलेट किया गया है? 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक ही बैक्टीरिया स्पीसीज का डिफरेंट वैरायटी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट 230 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से 900 काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग को मिला है। ठीक है, अच्छा, अब नोमेनक्लेचर यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस तरह से अजीबोगरीब नाम क्यों होता है? नमूने हैं, देखो EcoR1, HIND-2, BAM-H1। इसके लिए इसका नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग टेक्निक हम लोगों को सीखना पड़ेगा। देखो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लो, चाहे EcoR1 या HIND-2,
फर्स्ट जो लेटर है इक्वारॉन में ई है, हाइंद टू में एच है, तो इसका मतलब क्या है, ये कहां से लिया गया है, फर्स्ट लेटर इज द जेनस ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम व्हिच दिस एंजाइम इज आइसोलेटेड। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से आइसोलेट किया जाता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया से किया जाता है, तो उस बैक्टीरिया का जो जेनेरिक नेम है या जेनस नेम है, जैसे कि E. का ई लिया गया है ई कोलाई का एशेरिकियास का फर्स्ट लेटर, हाइंद टू या हिंद टू का एच लिया गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से ये आइसोलेट किया गया है, तो हीमोफिलस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एच आता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड एंड थर्ड लेटर इक्वारॉन में CO, हाइंद टू में IN कहां से आया है, देखो सेकेंड एंड थर्ड लेटर इज द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम ऑफ द बैक्टीरिया। तो को कहां से आया है, एशेरिकिया एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया। तो एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया, एशेरिकिया है क्या है, जेनेरिक नेम या जेनस नेम, कोलाई इज द स्पेसिफिक नेम, तो कोली वर्ड से लिया गया है CO, ठीक है। अच्छा, हाइंद टू में IN कहां से लिया गया है, देखो बैक्टीरिया का नाम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस से H लिया गया है, इन्फ्लुएंजी यानी कि जो स्पेसिफिक नेम है उसमें फर्स्ट टू लेटर लिया गया है इन्फ्लुएंजी का IN, ठीक है। अब फोर्थ लेटर इक्वारॉन में R हो गया फोर्थ लेटर, हाइंद टू में D हो गया फोर्थ लेटर, इसका मतलब क्या है, दैट डिफाइंस स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तो R ये कहां से लिया गया है, ये इक्वारॉन बैक्टीरिया का RY स्ट्रेन है, ठीक है, RY 13 स्ट्रेन का नाम है, यानी कि एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया का डिफरेंट एक वैरायटी है, ठीक है। हाइंद टू में D फॉर RD स्टेन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि फोर्थ लेटर जो है ये ऑप्शनल, यानी कि ऐसा भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकता है जिसमें ये फोर्थ लेटर नहीं मिलेगा। अच्छा, फिफ्थ पोजीशन में क्या मिल रहा है, एक न्यूमेरिकल मिल रहा है, रोमन नंबर। तो रोमन नंबर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, नॉट ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। यानी कि सक्सेसफुली एक बैक्टीरिया से ये एंजाइम में कितने बार के कोशिश के बाद या लैब में ऑर्डर नंबर आइसोलेशन नंबर दिया जाता है, तो कितने बार कोशिश के बाद ये एंजाइम या बैक्टीरिया से जब एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो कितने बार की कोशिश के बाद ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली किया गया है, आइसोलेट सक्सेसफुली किया गया है, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो इकोआर1 मतलब इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जब काम कर रहे थे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट टाइम में आइसोलेट किया गया है। हाइंड टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया को लेकर जब काम कर रहे थे तो ये सेकेंड टाइम में आइसोलेट किया गया, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तब यहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ है कि फर्स्ट डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हाइंद 2 क्यों है, हाइंद 1 क्यों नहीं है, ठीक है। देखो 2 या 1 दिस इज नॉट ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, हाइंड 1 पहले आइसोलेट किया गया, उसके बाद हाइंड 2 आइसोलेट किया गया, तो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन में पहला कौन है, हाइंद 1 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन में सेकंड कौन है, हाइंद 2। बट डिस्कवरी मतलब मुझे नहीं मालूम है, मैं जो फर्स्ट एटम में जो एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया उसका क्या काम है और सेकेंड एटम में जो एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया उसका काम क्या है, लेकिन जब मैं इसका फंक्शन पता लगा रहा था तो मुझे मालूम चला कि ये हाइंद 2 जो है ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये मुझे पहले पता लगा, ठीक है, हाइंद 1 के बारे में बाद में पता लगा। सो फर्स्ट डिस्कवरी अबाउट, इसकी डिस्कवरी मतलब हाइंद 2 एंजाइम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसके बारे में मालूम पता चला हाइंद 2 के बारे में। हाइंद 1 भले ही पहले आइसोलेट हुआ था लेकिन हाइंद 2 के बारे में पहले पता लगा, तो दैट्स व्हाई इसको अवार्ड दिया गया, मतलब इसको यही क्राउन मिला, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। ओके, तो फिर से एक बार यहाँ पे बताया गया है कि इकोआर1 ई आया है एशेरिकिया से, को आया है कोली से,
एशेरिकिया कोली ये बैक्टीरिया का नाम है। आर आया है RY13 स्ट्रेन से, और आई आया है, आई नहीं, यहाँ पे इको R1 आया है, 1 रोमन ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि ये जो फोर्थ लेटर है ये ऑप्शनल है, जैसे कि SAL1 ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, PST1 ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, PVU1 ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये सब में देखो 3 लेटर है, चौथा लेटर गायब है, फिर रोमन नंबर है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया वाला जो पार्ट है ये ऑप्शनल होता है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर में नहीं रहता है। ठीक है, ओके। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम कर लिया, इसको इसलिए उसको क्या बोला गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोला गया मॉलिक्यूलर सीजर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोला गया, मॉलिक्यूलर सीजर। ये काटने का काम किया डीएनए को, अब जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम करेगा। इसका काम है लाइगेशन, हाँ, टू पेस्ट और टू जॉइन। ये दो डीएनए के दो अलग अलग फ्रैगमेंट्स को पेस्टिंग करवाएगा या ज्वाइन करवा देगा। ठीक है, ओके। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डीएनए का ये वाला, ये एक डीएनए को काटा गया था और एक दूसरे डीएनए का जो फ्रैगमेंट है इसको कट कर गया, करवा दिया गया था या क्लीव करवा दिया गया। ठीक है, अब इसके पार्ट को इसके पार्ट के साथ जोड़ने के लिए या पेस्टिंग के लिए या लाइगेशन के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे। तो लाइगेज एंजाइम यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टू डिफरेंट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को पेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल।